फिर क्वेश्चन नंबर 34 से रिज्यूम करते हैं माइक्रोवेव और रडार इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 34 में कहता है कि फॉर एन एनर्जी सिग्नल जी टी एंड इट्स टाइम शिफ्टेड वर्जन एफ ऑफ टी माइनस टी। तो एनर्जी सिग्नल है, उसका टाइम शिफ्टेड वर्जन है। ISRO का क्वेश्चन है, इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही होगा। तो यहाँ पे बात करी गई है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा आर आइडेंटिकल एंड देयर फेज स्पेक्ट्रा आर ऑल्सो आइडेंटिकल। तो जो आंसर देना है वो हमें एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग देना है। मतलब एक एनर्जी सिग्नल है और उसका टाइम शिफ्टेड वर्जन है। यहाँ पे एनालिसिस क्या कह रहा है कि अगर आप एनर्जी निकालें तो आप ये करेंगे इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी और एक्स टी का उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी टी। अगर आप जी टी का निकालें तो आप ये करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जहाँ का एम्पलीट्यूड एक समान है लेकिन यहाँ पे फेज में चेंज आ जाएगा हमारा। ओके तो एम्पलीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड तो ठीक होगा, बट ये जो टी इसमें टी माइनस टी किया इसकी वजह से टाइम में चेंज होगा, उससे फेज में चेंज आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमें यही बताना है कि एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा आर आइडेंटिकल बट द फेज स्पेक्ट्रा आर डिफरेंट। तो अगर किसी एनर्जी सिग्नल का उसका और उसके संग उसके टाइम शिफ्टेड वर्जन का हम निकालें और उनके बीच में कंपैरिजन पूछें तो फिर एम्पलीट्यूड सेम होगा, फेज अलग हो जाएगा, ये चीज़ है। उसके बाद 35 पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर है कि कॉन्सेप्ट ऑफ EM प्रोपोगेशन का पहली बार किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। तभी उनके नाम पे मैक्सवेल्स इक्वेशंस और सब कुछ रहता है। तो मैक्सवेल ने पहली बार EM प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 36 में आता है, मैक्सवेल इक्वेशन एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन E, D, H and B at any point in a continuous medium. When we move from one medium to another, then which of the following statement is correct? तो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे और ये चारों चीज़ें हमें बता दी गई हैं, पहले से डिफाइन कर दी गई हैं कि ये सब हमारा मौजूद रहने वाला है, तो कौन सा हमारा पॉइंट करेक्ट होगा वो हमको बताना है। ये पेज फिर से रिपीट हो गया है, हमारा क्वेश्चन ये आ गया। ओके ये आ गया EDHP हमारा है। और जब हम वेन वी मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अब हमें वो बताना है। तो ये हमारा उसी तरीके का है कि बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया, दो मीडिया को बाउंड्री सेपरेट कर रही है। द टेंजेंशियल कंपोनेंट E एंड H आर कंटिन्यूस। तो एक तो हमारा ये पॉइंट है, ये गलत है। उसके बाद आया एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ओनली E आर कंटिन्यूस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सही भी है कि जब हमारा कोई भी बाउंड्री सेपरेट करती है दो मीडियम को तो वहाँ पे केवल E के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं वही हमारे इक्वल होते हैं। जैसे E टेंजेंशियल 1 इक्वल टू E टेंजेंशियल हमारा 2। तो ये हमारा सही होगा, केवल और केवल ये चीज़ E पे ही अप्लाई होती है। तीसरा पॉइंट है कि इफ़ देयर आर सरफेस चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री देन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D आर कंटिन्यूस। तो और किसी चीज़ की बात ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 37 की। यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो करेक्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछ लिया जा सकता है, ISRO में पूछा 2009 में। तो डेल डॉट J इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल T, ये हमारी इक्वेशन है। तो डेल डॉट J इक्वल टू 0 गलत है, डेल डॉट J इक्वल टू डेल रो बाई dt नहीं है, मतलब ये भी ठीक है बट माइनस यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है होना। तो डेल डॉट J इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल T, ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। डेल डॉट J इक्वल टू माइनस ऑफ हमारा डेल रो अपॉन डेल T। उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट की द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डाइवर्जेंस क्या होता है। तो वो होता है 0। इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो डेल डॉट B पूछना चाह रहा है कि डेल डॉट B क्या होगा, और वो होता है 0। वही हमारी एक मैक्सवेल की इक्वेशन होती है, वन ऑफ द इक्वेशंस होती है। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ, ये शायद ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 0। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, पहले 39 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मैक्सवेल इक्वेशन। तो कौन सा हमारा मैक्सवेल इक्वेशन को नहीं बताता है, कौन सा बताता है। तो E डॉट S या AS बोले तो इधर डेल B बाई डेल टाउ D है, ये बताता है। फिर D डॉट A हमारा जो है ये इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो DV या रो V DV, ये ठीक है। और ये B डॉट हमारा क्या है, ये डेल डॉट B जो है कि डेल डॉट B इक्वल टू 0, ये इसी का इंटीग्रल फॉर्म है कि B डॉट A इज इक्वल टू 0, और ये भी ठीक है हमारा, ये बिल्कुल ठीक है। ये रो वी DV वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे थोड़ी गलती है कि डेल क्रॉस H इक्वल टू B प्लस J, ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन को नहीं शो करता है। जबकि डेल क्रॉस H हमारा किसके इक्वल होता है, डेल D अपॉन डेल T प्लस J के इक्वल होता है। एक कंडक्शन करंट होती है ये J, एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ये, तो इनका दोनों का सम होता है। तो ये B प्लस J नहीं, यहाँ पे जो B है, B की जगह हमारा ये डेल D बाई
डेल टी आता है। तो बाकी 3 इक्वेशन ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा उनका लिखने का तरीका ये थोड़ा सा ए करके गलत है, मतलब हमने जैसा पढ़ा वैसा नहीं, बाकी इक्वेशंस ठीक है। जैसे ये इसी डेल डॉट बी इजकल टू 0 के इंटीग्रल फॉर्म को बता रहा है कि बी डॉट ए इजकल टू 0। उसके बाद बात करते हैं, ये तो डेल क्रॉस एच हमने पढ़ा, तो मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस ई इजकल टू माइनस डेल बी बाई डी टी इज ऑब्टेन्ड फॉर्म। तो ये इक्वेशन हमारी कहाँ से आती है, डेल क्रॉस ई वाली। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि डेल क्रॉस ई इजकल टू माइनस डेल बी बाई डी टी लिया गया है हमारा किस जगह से लिया गया है, तो हमारा फ्राडे लॉ से लिया गया है और लेंज लॉ से भी लिया गया है, दोनों से लिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या है, ई इजकल टू डी फाई बाई डी टी होता है, तो इसमें फाई की जगह हम क्या लगा देंगे, बी डॉट डी एस। जब हमने ये लगा दिया तो ये हमारा डेल बी बाई डेल टी डी एस आ गया, डी बी बाई डी टी डी एस आ गया। स्टोक्स थ्योरम हमसे क्या कहती है कि डेल क्रॉस ई अगर इधर करते हैं और इधर क्लोज सरफेस इंटीग्रल लिखते हैं तो इस तरीके से आता है। तो डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इजकल टू हमारा डी बी बाई डी टी डी एस। मतलब ये जो ई था इसका हमने ये डेल क्रॉस ई किया है, तो इधर ये जो बच रहा है ये इसका हमें क्लोज सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो ये स्टोक्स थ्योरम कहता है। तो यहाँ से अगर निकालें तो डेल क्रॉस ई हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डेल बी बाई डी टी। तो ये माइनस का इधर आ गया। तो ये दोनों फ्राडे लॉ और ये जो माइनस साइन है ये कौन शो कर रहा है, ये लेंज लॉ शो करता है माइनस साइन। तो फ्राडे लॉ और लेंज लॉ दोनों की मदद से डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डी टी हमारा आया है। उसके बाद बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। ई और वी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो ई ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, ई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट वी। तो ये सीधे से हमारा ई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट वी आ जाता है, ई और वी के बीच में रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बिखरे चीज़ें हैं। ये बिखरे कैसे हैं कि क्वेश्चंस के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया बट पूरा नहीं है। तो हमारी जो चारों मैक्सवेल इक्वेशन है, एक तो कैसी डिफरेंशियल या पॉइंट फॉर्म में, और दूसरी हमारा मतलब 4 हमारी डिफरेंशियल फॉर्म में और 4 हमारी इंटीग्रल फॉर्म में। ये 8 बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इनमें से किसी से भी आ जाता है कुछ भी। तो यहाँ कंप्लीट नहीं है तो वो फिर बाद में देखेंगे 8 इक्वेशन। तो ये जो रिलेशनशिप है ई और वी का, तो वो तो ये हो गया, ई इक्वल टू माइनस ज़रूरी है डेल डॉट वी। उसके बाद बात करते हैं 42 की, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। ये फिर से वही क्वेश्चन है, तो मैक्सवेल। उसके बाद फिर क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, द डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो बार बार आता है क्वेश्चन, तो ये डेल डॉट बी इक्वल टू 0 कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का अगर डाइवर्जेंस करेंगे तो वो क्या बताएगा, तो वो 0 वैल्यू देगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 44 कि ऑन द कंडक्शन सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड, ई एच आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये कह रहा है कि कंडक्शन के सरफेस पे कौन सी हमारी इक्वेशंस या कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो ई मिनिमम होती है और एच मैक्सिमम होती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। या बोला जाए तो कंडक्शन के सरफेस पे या कंडक्टर के सरफेस पे अगर आप वो पूछ रहा है कि क्या कंडीशन है, ई की क्या कंडीशन है और एच की क्या कंडीशन है, तो ई हमारा जो होता है वो मिनिमम होता है और एच जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। ये हमें समझना है। ओके, ई मिनिमम एच मैक्सिमम। उसके बाद फिर 45 पे आते हैं, फिर इधर चलेंगे। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है, ई इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k इज अप्लाइड न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड इन स्पेस द फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया। तो ये एरिया दिया, फ्लक्स हमसे पूछा है, तो फ्लक्स हमारा हो गया ई डॉट ए। ये हो गया फ्लक्स ई डॉट ए, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, ये ई इंटू एरिया, यही फ्लक्स होता है हमारा। तो ई का ई भी वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो जब डॉट करेंगे तो आई डॉट के हो जाएगा। अच्छा, अपोजिट यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। फिर ये जे डॉट के हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। फिर के डॉट के हमारा 1 हो जाएगा, तो ये केवल -40 है। तो ये -40 है, तो यहाँ ये 40 ही बच जाएगा हमारा। तो इसी की वजह से ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, 40 ये ओके न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये जो इक्वेशन है इसमें केवल ये जो 4k कैप और 10k कैप है इनको मल्टीप्लाई कर दो बस, और आपका आंसर मिल गया, और बाकी कुछ भी नहीं करना था। उसके बाद 46 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा नहीं होता, दोनों ही एक दिशा में नहीं होते, एक ही दिशा में होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, दोनों नहीं होते। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज एक्जैक्टली इक्वल टू पोलराइजेशन। तो ये जो बोल दिया कि एक्जैक्टली इक्वल टू पोलराइजेशन, तो ऐसा भी नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ही हमारा पोलराइजेशन है, नहीं। फिर आता है हमारा कि एम्पियर सर्किट लॉ states that the line integral of h about any closed path is exactly
इक्वल टू द डायरेक्ट टर्न इनक्लोज बाई दैट पाथ, मतलब किसी पाथ का जो लाइन इंटीग्रल है एच का वो किसके इक्वल है, उसके अंदर जो आई करंट इनक्लोज हो रही है। तो ये अनदर फॉर्म ऑफ गॉस लॉ की तरह है। जैसे हम गॉस लॉ एक तो चार्ज के रिस्पेक्ट में करते थे कि क्यू इनक्लोज हमारा जो होता था डी डॉट डी एस वो होता था, तो उसी तरीके का ये कुछ है कि जो वायर के अंदर हमारा जो पाथ है उसके अंदर जो करंट इनक्लोज है तो वो एस डॉट डी एल के हमारे इक्वल है। तो ये हमारा जो है ये वाला सही था। ये एम्पियर सर्किटल लॉ इसी को कहते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ एच, किसका इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल एच का अबाउट एनी क्लोज पाथ इज एक्जैक्टली इक्वल टू द डायरेक्ट करंट इनक्लोज, ठीक है, करंट इनक्लोज बाय द पाथ। तो ये इक्वेशन हमें उसका दिखा रही है इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच विद अ मैग्नेटिक मटेरियल वेयर एम की वैल्यू हमें दी है, म्यू दिया है, एच और म्यू आर दिया है, ये सारी वैल्यूज दी हैं। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे यही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही पूछी है, वो इसको लिख के और आखिरी में उसने छोड़ दिया। इसका मतलब कि हमें यही बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा कि जो m होता है कैपिटल M इक्वल टू एक्स एम इंटू एच के इक्वल होता है। तो एक्स एम क्या हो जाएगा हमारा m बाई एच के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से एक्स एम को और क्या लिख सकते हैं, म्यू आर माइनस वन। तो एक्स एम की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली क्योंकि म्यू आर हमको गिवन था, तो म्यू आर माइनस वन करके 29 निकाली। अभी 29 आई तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे। तो m हमें गिवन है और म्यू आर माइनस वन जो निकाला वो भी गिवन है। तो h हमारा 150 है, ये 29 है। तो कुछ भी नहीं करना, ये जो वैल्यूज़ दी थी ये 150 दी है, ये 30 दी है, इससे इसको 30 को घटा के 29 मतलब 1 माइनस करके 29 बनाना है और इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा वैल्यू दे देगा जो कि आएगा 5.172। अब इसके सबसे करीब लगभग यही वाला आंसर है केवल और केवल। थोड़ा सा मतलब इसको छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन को, बाकी मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा आंसर में गलत है। फिर फार्मूला ये बहुत अननोन है, बहुत रेयर है, यही फार्मूला रिपीट होकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्टील पाइप इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ मटेरियल फॉर, जिसका म्यू आर जो है वो 200 है, सिग्मा जो है वो इतना है, द आउटर एंड इनर रेडियाई आर 8 एंड 6 mm रेस्पेक्टिवली एंड द लेंथ इज 80 मीटर। द टोटल करंट कैरिड बाय द पाइप इज, करंट भी बता दी, मतलब हमें दे दी है, स्किन डेप्थ हमें बतानी है। तो स्किन डेप्थ का जो नॉर्मल फार्मूला हम यूज़ करते थे डेल इजकल टू 1/रूट पाई एफ म्यू और सिग्मा। तो इसमें क्या क्या वैल्यू हमें दी हैं, म्यू को हम म्यू नॉट और म्यू आर रख देंगे और म्यू नॉट हमारा क्या होगा, ये होगा 4/5 × 10⁻⁷। म्यू आर हमको गिवन है और ओमेगा क्या होता है हमारा 2π इजकल ओमेगा बाई 2π इजकल टू एफ। तो एफ को हम ये लिख सकते हैं और हमें गिवन क्या क्या है, हमें म्यू आर गिवन है और म्यू नॉट करके हम म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा भी गिवन है, रेडियस गिवन है, करंट गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है। हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत एक तो ये फ्रीक्वेंसी की है इधर, ठीक है। एक हमारा म्यू की ज़रूरत है, म्यू हमारा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर वो हमें पता चल गया, ये हमें पता है, ये 200 गिवन है। और सिग्मा की ज़रूरत है, सिग्मा भी हमारे पास है और पाई तो हमें पता ही होता है। तो हमें एफ और निकालना पड़ेगा। तो एफ हमने यहीं से निकाला है कि ओमेगा अपॉन 2π। तो हमने ये इसमें ओमेगा की वैल्यू रखी जो कि इतनी है और ये हमने कहाँ से निकाली, जो करंट की इक्वेशन हमें गिवन थी ये यहाँ से हमने निकाला है ओमेगा की वैल्यू। ओके, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाली है। बाकी रेडियस लेंथ का मतलब नहीं था स्किन डेप्थ निकालने के लिए। तो ये सारी वैल्यूज़ फिर हमने रखी, ठीक है। तो ये 1/, तो ये पाई, फिर ये वाली एफ़ की वैल्यू ये जो निकली है, ये 200 हमारा म्यू आर है, फिर ये म्यू नॉट है और ये हमारा सिग्मा है। तो ये सॉल्व करके हमारा 0.225 × 10⁻³ तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ISRO का भी 2016 का ये सेम क्वेश्चन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो स्किन डेप्थ का ये फार्मूला तीसरी चौथी बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेल इजकल टू 1/रूट पाई एफ म्यू सिग्मा, ये सारी वैल्यू नीचे रूट में मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और है, फिर एंटीना शुरू है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ अ टाइम हार्मोनिक प्लेन EM वेव ट्रेवलिंग इन अ नॉन मैग्नेटिक लॉसलेस डायलेक्ट्रिक मीडियम हैज़ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वोल्ट/मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारी है उसकी वैल्यू दी है। इट्स इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज 4, मतलब म्यू आर जो है वो 4 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम एवरेज पावर डेंसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम एवरेज पावर डेंसिटी मतलब P एवरेज हमें बताना है, केवल और केवल क्या बताना है, P एवरेज की वैल्यू बतानी है। तो वही P एवरेज का फॉर्मूला होता है हाफ और E² ईटा। ईटा क्या होता है 120/120π/2 इसके इक्वल होता है।
ओके, तो पी एवरेज हमारा ये है, तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमारी हैं उनको हम रख देंगे। तो क्योंकि ई का स्क्वायर करना और ई की वैल्यू हमें वहाँ दी है ऊपर क्वेश्चन में 2 वोल्ट पर ये दी है, ठीक है, ये दिया 2 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे देखो ये हमने हाफ रखा, उसके बाद ये 2 का स्क्वायर रखा अपॉन ये जो 2 ईटा है, इस पूरे की वैल्यू ये हमारी हो गई। अच्छा, ईटा की वैल्यू केवल 1/2 तो इधर आई गया, तो इसको हमने 120 पाई 2 रखा। ये सॉल्व करके 1/30 पाई आ गया, तो इसका आंसर 1/30 पाई आ गया। तो ईटा की वैल्यू तो ये होती है 120 पाई/2, इसमें अलग से क्या आया, ई स्क्वायर आया है, एक 1/2 बाहर से है, तो ये चीज़ सारी वैल्यू है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये 2 तो 2 से कट रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर अपॉन 120 पाई, केवल ये फॉर्मूला भी हमारा काम करेगा कि ई स्क्वायर अपॉन 120 पाई। ओके, तो ई स्क्वायर अपॉन 120 पाई करेंगे तो जो 1/120 पाई है ऊपर 4 कर देंगे तो वो 1/30 पाई हमें डायरेक्ट बनता हुआ दिख रहा है। ये क्या है, ई स्क्वायर अपॉन 120 पाई, और ई स्क्वायर की जगह अगर 4 रख देंगे तो 4/120 पाई, तो वो उसको डायरेक्ट 1/30 पाई बना देगा, तो वही हमारा आंसर में दिख भी रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ई का पी एवरेज का फॉर्मूला है ये, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद 50 की बात कर रहे हैं, द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कैप्टर डिस्टेंस डी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन इन्फाइनाइट ग्राउंडेड मेटल प्लेट। तो एक इन्फाइनाइट ग्राउंडेड मेटल प्लेट है, तो उसके रिगार्डिंग हम पूछना चाह रहे हैं कि फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज क्यू, उस पर कितना चार्ज होगा इस मेटल प्लेट की वजह से इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। तो एक चार्ज है पॉइंट क्यू प्लस क्यू, एक ये चार्ज है प्लस क्यू, एक है हमारी मेटल प्लेट, इन्फिनेटली ग्राउंडेड मेटल प्लेट है, इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना होगा, ये पॉइंट चार्ज है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एफ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है क्यू इंटू क्यू 4πε0 आर स्क्वायर। तो Q और इसका चार्ज हम लगाएंगे माइनस Q, जो चार्ज इस पे है उसी का अपोजिट चार्ज इस पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो या फिर इमेज चार्ज के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, या खुद भी कह सकते हैं कि इसी का नेगेटिव चार्ज इस पे इंड्यूस्ड, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी दी है, 2d दी है हमें, डिस्टेंस डी है, पर यहाँ पे क्या है ना, मेन इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब कि अगर ये ऐसे रखा है, ऊपर एक चार्ज है प्लस Q, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो माइनस Q यहाँ पे इंड्यूस होता है। अच्छा, ये डिस्टेंस डी है, ओके, ये मेटल प्लेट है, असल में ये मेटल प्लेट है, तो हम जो इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इसी का सेम चार्ज इसके अपोजिटली यहाँ इंड्यूस हो जाता है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगी, अब ये D और D क्या मिल के कर देगी 2D। तो अगर इमेज चार्ज वाला ऐसा क्वेश्चन लगाएंगे तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। वहाँ पे दो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, एक तो चार्ज, अदर चार्ज, एक तो आपको पता ही है, और दूसरा ये R। तो ये माइनस Q हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, इसको करते हुए सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर और अपॉन 16πε0 D स्क्वायर। तो आंसर में यही होगा, Q स्क्वायर अपॉन 16 जरूरी है, फिर πε0 D स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टूवर्ड्स द प्लेट, क्योंकि ये चार्ज तो मैंने मतलब नेगेटिव माना है, तो फिर ये इसी की तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से टूवर्ड्स द प्लेट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे हो गया हमारा, आते हैं 51 पे कि हर्जियन डाइपोल एंटीना है, इस प्लेस एट द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रखा है, एंड इट इज ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस, वो जेड एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द एंटीना इज अ सर्कुलर शेप। तो किस प्लेन में हमारा रेडिएशन पैटर्न की शेप सर्कुलर होगी, तो सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा एंटीना रखा हुआ है, तो z इक्वल टू 0 की तरफ ही हमारा जो एंटीना का शेप होगा, एंटीना के रेडिएशन पैटर्न का शेप वो हमारा एक्स मतलब सर्कुलर होगा। तो ये है कि ठीक है, ये सब है, ये जेड अक्ष के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, तो z इक्वल टू 0 पे ही इसका रेडिएशन पैटर्न बनेगा और वही हमारा सर्कुलर शेप का होगा। मतलब रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा है, फिर ये ऐसे लोब है, माइनर लोब, ठीक है, ये साइड लोब है, ये बैक लोब है, इस तरीके से। तो ये जो सर्कुलर की बात कर रहा है रेडिएशन पैटर्न, तो जिधर वो रखा है उसी डायरेक्शन में बनेगा, मतलब जेड डायरेक्शन की तरफ रखा है। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ छुपा है, ये जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस की तरफ रखा है, तो जेड इक्वल टू 0 पे ही हमें सर्कुलर पैटर्न मिलेगा, सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न। उसके बाद बात करते हैं पैराबोलिक डिश एंटीना की विद एन एफिशिएंसी ऑफ 55% एंड एन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 GHz हैज़ अ गेन ऑफ 43.82 dB। अब उसके डायमीटर पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है G इक्वल टू 6d/λ का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लॉग लेके करेंगे, dB बनाना चाहेंगे, तो 10 log G इक्वल टू 43.82। तो ये पूरा जो गेन है, इस पूरे गेन की वैल्यू ये है,
तो इससे केवल गेन की वैल्यू निकालेंगे। तो 10 log g करके है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर, ये 10 log उधर चलाएगा, 10 की पावर ये पहले तो ये डिवाइड होगा, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 43.82 अपॉन 10 और ये बचेगा log g। अब फिर से ये उधर जाएगा तब ये ऐसा हो जाएगा 10 की पावर हमारा 43.82 डिवाइडेड बाई 10, तो ये यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद लैम्डा हमारा क्या होता है, लैम्डा हमारा c बाई हमारा फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, उसके लिए हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ये 10 गीगाहर्ट्ज़ दिया हुआ, c हमें पता है, तो लैम्डा हम खुद से निकाल लेंगे। तो ये लैम्डा जो निकाला है ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा, वो क्यों निकाला है, क्यों, देखो दो बातें हैं समझने की यहाँ पे। ये जी हमको पता है, लैम्डा हमने निकाला है, हमको पता नहीं था। लैम्डा निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी थी, और ये जो गेन की वैल्यू दी है इससे ये हमें वैल्यू दी है dB में, और ये हम निकालेंगे g की नॉर्मल वैल्यू, तो उसके लिए ये चीज़ करी है। तो अब हम d निकाल सकते हैं, तो हमें g पता है, लैम्डा पता है, अब इससे हम d को निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से हम सब कुछ वैल्यू रख के d को निकालेंगे, तो d हमारा 2 मीटर आएगा। ओके, सो d हमारा 2 मीटर आएगा। तो ये क्या है, बस ये इस तरीके का है। अगर आपके पास लेंदी पेपर है, टाइम है, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये फार्मूला याद होना चाहिए पहली बात, फिर ये आपका dB से नॉर्मल वैल्यू में बनाने का गेन याद होना चाहिए, 10 log g करके लिख के ये चीज़। फिर कैलकुलेटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कैलकुलेटर का, तो इस तरीके से है। आंसर 2 मीटर है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टिव गेन ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की बात करते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ही है जो ऊपर पढ़ा था, उसका डायरेक्टिव गेन हमें बताना है क्या होगा। तो 6d बाई लैम्डा स्क्वायर, जो सेम फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा था वही। तो 1/6 गलत है और यहाँ पे ये क्यूब गलत है, तो 6d बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टिव गेन की जो बात हो रही है, तो g इक्वल टू 6d बाई लैम्डा का हमारा होल स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, मतलब कैलकुलेटर चाहिए इसमें, लेंदी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल ए में पूछा था, तो ये रिपीट करके भी पूछ सकता है। डायरेक्टिव गेन ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना, तो यहाँ पे 6d बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। उसके बाद 57 ही देख लेते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ थिन हाफ वेव डाइपोल एंटीना इज क्लोजली अप्रॉक्सीमेटेड बाई। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है किसका, थिन हाफ वेव डाइपोल एंटीना का पूछ रहा है। तो बस इसमें क्या याद रहना चाहिए आंसर कि साइनसोइडल वेव की तरह ही हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद बात करते हैं 54 की कि डायरेक्टिविटी ऑफ अ हाफ वेव डाइपोल। तो ये डाइपोल है कैसा, हाफ वेव डाइपोल है, एंटीना इज, तो उसकी डायरेक्टिविटी पूछ रहा है। तो ये भी काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू है, एक तो DRDO में पूछा है और डायरेक्टिविटी की वैल्यू पूछी है, 4 अलग अलग वैल्यू दे दी है, आपको एक बतानी है। तो इसमें बताओ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें कोई फार्मूला है नहीं, कोई न्यूमेरिकल है नहीं, बस आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 1.64। तो डायरेक्टिविटी हाफ वेव डाइपोल की हमारी 1.64 है, ये हमारी याद रहनी चाहिए। तो 1.64 हमारा डायरेक्ट आंसर है डायरेक्टिविटी ऑफ हाफ वेव डाइपोल का। नेक्स्ट देखते हैं 55। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ d, g एंड ईटा डिनोट द डायरेक्टिविटी, पावर गेन एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एंटीना, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ट्रू, क्या सही है। मतलब एग्जैक्टली पूछ रहा है कि d, g और ईटा के बीच में डायरेक्टिविटी, पावर गेन और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या है। सो डायरेक्टिविटी क्या होता है हमारा, पावर गेन अपॉन एफिशिएंसी। तो डायरेक्टिविटी का सीधा फार्मूला ये होता है d इक्वल टू g बाई एन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं MCQ, काफ़ी मतलब ब्रीफ और कॉन्साइज, तो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं पूछने के। सो d इक्वल टू g बाई ईटा। उसके बाद ये मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि इनपुट इम्पिडेंस एट द सेंटर ऑफ अ डाइपोल एंटीना अप्रॉक्सीमेटली। तो इनपुट इम्पिडेंस की अगर कभी वो वैल्यू देके पूछता है कि क्या वैल्यू होगी, तो 73 ओम काफ़ी फेमस वैल्यू है। 73 ओम वैल्यू होती है इनपुट इम्पिडेंस की ज़्यादातर केसेस में। तो 73 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको इमेजिनरी रियल अलग करके लिखें तो 73 प्लस j 42.5 ओम, और केवल ऐसे लिखें z इन, तो हमारा मतलब ये रियल वैल्यू लें तो 73 ओम, और इमेजिनरी वैल्यू 42.5 ओम। उसके बाद आते हैं 56 पे कि एज द हाइट ऑफ अ हाफ वेवलेंथ एंटीना इज रिड्यूस बिलो अ क्वार्टर वेवलेंथ। मतलब कह रहा है कि एक हाफ वेवलेंथ मतलब λ/2 का एंटीना है, उसकी हाइट को हमने घटा के λ/4 से भी कम कर दी। द रेडिएशन रेजिस्टेंस, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा वो हमारा घटेगा, हमें ये बताना है बस। क्यों, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है कि R इज एक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर।
अब इसके आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब हम एल को घटा देंगे तो हमारा ये क्या होगा, ये भी घटेगा, ठीक है। एज एल डिक्रीज आर ऑल्सो डिक्रीज। यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि मान लो पहले R1 में डेल बाई लैम्डा बाई 2 है, अब क्योंकि हम R1 अपॉन R2 करेंगे तो यहाँ पे भी L अपॉन लैम्डा 1 और अपॉन L अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो L से L कट जाएगा तो L नहीं बचेगा, तो इसीलिए हमने ये लिखा है, ओके। और नेक्स्ट वाले केस में लैम्डा बाई 8 हो रहा है तो ये हमें फाइनली क्या दे देगा, R2 हो जाएगा R1 बाई 16 टाइम घट गया। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू भी बता रहा है कि कितना घटा, पर हमें केवल ये बताना था कि डिक्रीज होगा कि इन्फिनाइट बन जाएगा कि सेम रहेगा कि क्या होगा, वो बताना था, डिक्रीज होगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं 59 की कि द रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना ऑफ इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन वाई। तो ये रेडिएशन पैटर्न दिया जहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना, डायरेक्टिविटी हमसे पूछ रहा है रेडिएशन पैटर्न देके, तो डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना होगी 10 dB। उसको कैसे करेंगे, एफ डायरेक्टिविटी एफ मैक्स अपॉन एफ एवरेज, जहाँ एफ मैक्स जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि कॉस थीटा हमारा की कॉस थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, एफ थीटा हमारा कॉस की पावर 4 थीटा, तो कॉस की कितनी भी पावर हो, कॉस थीटा 1 होता है तो उसकी कितनी भी पावर की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। तो ये हमारा क्या बचा 1 अपॉन एफ एवरेज, तो एफ एवरेज ये हमने ऐसे लगाया, एफ एवरेज हो गया 1.4 पाई एफ थीटा 5 और डी ये हमारा रो या बोले तो ओम। तो इस तरीके से हमने लिखा है 1/4 पाई करके, इसको हमने करके फिर पूरा इंटीग्रेट किया है, पूरा ये सब सॉल्व सब करा के तो ये हमारा 1/10 दे रहा था, तो हमारा ये 1/-1/10 ये नीचे एफ एवरेज क्योंकि डिनोमिनेटर में है डी के, तो हमारा ये एफ एवरेज 1/10 आया, तो डी हमारा 10 आया या 10 dB आया, तो इसका आंसर 10 dB है। अच्छा, इतना कैलकुलेशन की कोई मतलब वो नहीं है, इसको बस याद रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन अगर आता है कि हमारा एफ थीटा कॉस की पावर 4 थीटा के फॉर्म में दिया है और हमसे क्या पूछा है, डी पूछा है, तो उसका डायरेक्टिविटी का आंसर सीधे से 10 dB होगा। उसके बाद बात करते हैं 63 की, पहले 63 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन फूड स्टफ कुक्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन। या पूछ रहा है कि ओवन माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो हीटिंग होती है वो किस तरीके की होती है, तो जैसे इंडक्शन उसके नाम से जुड़ा होता है, तो इस वजह से इंडक्शन हीटिंग होती है, इंडक्शन हीटिंग होती है, इसी वजह से उसमें इंडक्शन सब जोड़ते हैं माइक्रोवेव के साथ में, कभी कभी इंडक्शन या माइक्रोवेव ओवन। तो इंडक्शन हीटिंग होती है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक हीटिंग नहीं होती, रजिस्टिव हीटिंग तो बिल्कुल नहीं होती और रेडिएशन हीटिंग भी नहीं होती, तो इंडक्टिव या इंडक्शन हीटिंग होती है। तो 64 देखते हैं नेक्स्ट, ये कह रहा है द माइक्रोवेव डिवाइस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फराडेज रोटेशन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, नया वर्ड है फराडे रोटेशन। तो फराडे रोटेशन पे अगर हमारी कोई माइक्रोवेव डिवाइस वर्क करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेटर। तो सर्कुलेटर एक तरीके की माइक्रोवेव डिवाइस है जो कि फराडे रोटेशन जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करती है। तो 64 हुआ। 65 में कह रहा है कि के ए बैंड की हमें वो बतानी है रेंज, ठीक है, के ए बैंड ऑफ ईएमएफ की रेंज बतानी है, तो 26.5 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज। ऐसे पीछे था 8 से 12 गीगाहर्ट्ज एक्स या एक्सयू बैंड का रेंज, तो यहाँ पे हमारा 26.5 से 40 गीगाहर्ट्ज हमारी रेंज है किसकी, के ए बैंड की, के ए बैंड। उसके बाद आते हैं 66 पे कि इन अ माइक्रोवेव टेस्ट बेंच वाई इज द माइक्रोवेव सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एट 1 किलोहर्ट्ज। तो माइक्रोवेव टेस्ट बेंच की बात कर रहा है कि एक तरह की डिवाइस है उस पर माइक्रोवेव सिग्नल को 1 किलोहर्ट्ज पे ही क्यों मॉड्यूलेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि बिकॉज क्रिस्टल डिटेक्टर फॉल्स एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, जो क्रिस्टल डिटेक्टर है वो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे ही हमारा काम करता है, तो मिनिमम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की जगह 1 किलोहर्ट्ज को हम यूज़ करते हैं इस वजह से। ओके, क्रिस्टल डिटेक्टर हमारा 1 किलोहर्ट्ज पे ही काम करेगा, मतलब ये बात है मेन सी, तो इस वजह से हम 1 किलोहर्ट्ज पे उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करते हैं जो भी माइक्रोवेव सिग्नल है हमारे। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62 कि 50 मिली वॉट पावर इज रीचिंग टू द लोड इन अ माइक्रोवेव मेजरमेंट सेटअप व 3 dB कपलर इज प्लेस बिफोर द लोड। तो पहली बात तो है लोड तक 50 मिली वॉट हमारी पावर जा रही है, कितनी जा रही है, 50 मिली वॉट पावर जा रही है, और अगर हमने 3 dB का कपलर रख दिया लोड के पहले, ठीक है, देन व्हाट विद द पावर, तो फिर कितनी पावर लोड में जाएगी ये हमको बताना है। तो पी आउट की अगर बात करें तो हमारा क्या हो गया 50 ये जा रही है और इसको डिवाइड कर देंगे 1.99 से, क्यों, क्योंकि 3 dB जो होता है 1.99,
जैसे लोड के पहले 3 dB रख दिया तो जो हमारी एक्चुअल पावर जा रही थी अब उसको इसी 3 dB से डिवाइड करना है, और 3 dB की हमारी वैल्यू नॉर्मली क्या होती है 1.99। तो जो दो वैल्यूज़ दिए क्वेश्चन में 50 मिलीवॉट, ये मिलीवॉट है, और 3 dB, तो 50 मिलीवॉट से 3 dB को हमें डिवाइड कर देना। ये मेगावाट नहीं है, मिलीवॉट है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 25 मिलीवॉट। क्योंकि लगभग ये 1.99 है, लगभग 2 है, तो आंसर सीधे से आधा हो जाएगा 25 मिलीवॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, इसमें बात कर रहे थे डायरेक्टिव गेन ऑफ एन एंटीना लाइज बिटवीन। तो आंसर इस तरीके से कि लाइज बिटवीन या इज ग्रेटर देन या इज लेस देन क्या है, मतलब तो लाइज बिटवीन 0 एंड द डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना। तो हमेशा जो डायरेक्टिव गेन होता है, डायरेक्टिव गेन जो है ये हमेशा 0 और डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना के बीच में आता है, ठीक है, 0 और डायरेक्टिविटी ऑफ द एंटीना के बीच में हमारा डायरेक्टिव गेन आता है। तो ये हमें एक रिलेशन याद रखना है, ये DMRC में पूछा था 2016 में। अब बीच में एक ये क्वेश्चन बच गया है। अच्छा, फराडे रोटेशन वाला हमारा क्या था, सर्कुलेटर डिवाइस थी। बीच में क्वेश्चन बच गया कि फाइंड द नॉइज फैक्टर फॉर एन एंटीना एट 27 डिग्री सेल्सियस विद इक्वलेंट नॉइज टेम्परेचर 30 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो नॉइज फैक्टर हमें बताना है इस टेम्परेचर पे, और इक्वलेंट नॉइज हमारा टेम्परेचर है 30 केल्विन। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कि अगर इसकी बात करें तो ये डेल जो होगा तो 1 + k T इक्वलेंट B R इक्वलेंट अपॉन 1 + k T नॉट, और B और R हमारा R A की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, R इक्वलेंट जो होता है वो R A के ही इक्वल होता है। तो ये हमारा किस तरीके से बन गया कि F बन गया 1 + T इक्वलेंट अपॉन T नॉट। तो T आ गया हमारा 273 + 27। तो एक तो ये हमें 30 तो किस में दिया है, ये 30 तो केल्विन में दिया है, और ये 27 डिग्री में दिया। सबसे पहले तो इस 27 को केल्विन बनाएंगे जो कि बन जाएगा 300 केल्विन। अब हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, जो ज़रूरी है। ये क्या F क्या है, यही हमारा नॉइज़ फैक्टर, ये F ही हमारा नॉइज़ फैक्टर है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से हमने डिराइव किया है। तो ये जो है नॉइज़ फैक्टर है, तो F = 1 + T इक्विवेलेंट अपॉन T नॉट। तो इसमें हमें लगाना है T इक्विवेलेंट हमें दिया गया है, ये है इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर 30, और T नॉट हमने जो जिसके लिए सॉल्व करना है निकाला, तो 30/300, तो ये आ गया 330/300, तो ये 1.11 आ गया। तो नॉइज़ टेम्परेचर जो हमारा आ गया, सॉरी नॉइज़ फैक्टर जो आ गया वो 1.11 आ गया। अब इसको अगर देख के बताना चाहें कि कैसे होगा, तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसमें क्या हो रहा है कि 1+, तो ये T इक्विवेलेंट प्लस T नॉट अपॉन T नॉट, ये चीज़ है, ये फॉर्मूला है हमारा शॉर्ट में अगर नॉइज़ फैक्टर की बात कर रहे हैं। मतलब जो भी आपका T नॉट है उसमें T इक्विवेलेंट को ऐड कर दो और फिर उसी को T नॉट से डिवाइड कर दो। तो इसको देख के देखो तुरंत सॉल्व किया जा सकता है कि 27 डिग्री सेल्सियस है, ये हो गया 300 केल्विन, ये हो गया 30 केल्विन। तो आपको क्या करना है 300 + 30 अपॉन 300, मतलब 330 अपॉन 300, तो ये हमें करना है 330 अपॉन 300, ये हमें वैल्यू दे देगा 1.11। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉइज़ फैक्टर का F = हमारा 1 + T इक्विवेलेंट अपॉन T नॉट। उसके बाद ये इधर के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 67 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव सिग्नल में फॉलो द अर्थ कर्वेचर ड्यू टू फिनोमेना ऑफ डक्टिंग। उसके बाद बात करते हैं पहले माइक्रोवेव डिवाइसेस की बात आ गई। अब 68 पे चलते हैं पहले। तो ई प्लेन टी, यहाँ पे टी डिवाइसेस आता है, मैजिक टी, ई प्लेन, एच प्लेन टी, ये T+E। तो ई प्लेन की बात कर रहा है, ई प्लेन टी डिवाइड्स द पावर इन द रिलेशन ऑफ, तो किस रिलेशन में डिवाइड करता है पावर को, 1:1 में डिवाइड करता है पावर को। तो ये याद रखेंगे, ई प्लेन टी की अगर बात करें तो वो पावर को सीधे से 1:1 में ही डिवाइड कर देता है। फिर बात करते हैं क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर की। तो RF वोल्टेज प्रोड्यूसेस, वहाँ पे RF वोल्टेज क्या प्रोड्यूस करता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करता है, ओके। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज ये नहीं, वहाँ पे नई जो टर्म है, ये तीनों तो हम कम्युनिकेशन में पढ़ लेते हैं। तो क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर में जो RF वोल्टेज होता है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को प्रोड्यूस करता है। ये दो हो गए। उसके बाद क्या बात करते हैं कि मरकरी आर्क रिएक्टर में एनोड किस चीज़ का बना होता है। तो ये हिंदी में है बट ठीक है, काम का क्वेश्चन है कि मरकरी आर्क रिएक्टर में एनोड हमारा ग्रेफाइट से बना होता है। याद रखना, एनोड जो है मरकरी आर्क रिएक्टर में वो ग्रेफाइट का बना होता है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस अ हेलिक्स, एक हेलिक्स को यूज़ करता है। तो हमारा TWT जो होता है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, वो हमारे एक हेलिक्स को यूज़ करता है, TWT ओनली। तो ये 71 का हो गया। उसके बाद 73 देख लेते हैं कि मल्टीपल कलेक्टर्स आर यूज इन TWT2, किस लिए यूज़ करते हैं।
तो मल्टीपल कलेक्टर, कोई चीज़ मल्टीपल क्यों यूज़ करी जा रही है, ज़्यादा उससे आउटपुट ज़्यादा लेने के लिए, तो इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे बात गेन की भी बात कर सकते थे, ठीक है, तो गेन वाला नहीं, शेप तो ये नहीं, तो हमारा एफिशिएंसी की बात है कि मल्टीपल कलेक्टर्स TWT में ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बीच का ये था कि फॉर अ डायरेक्शनल कपलर द क्वांटिटीज आई आइसोलेशन इन डीबी, डी डायरेक्टिविटी इन डीबी एंड सी कपलिंग इन डीबी एज रिलेटेड बाय। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई जो होता है वो हमारा डी प्लस सी के इक्वल होता है, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है कि आई इक्वल टू डी प्लस सी। तो आइसोलेशन, डायरेक्टिविटी और कपलिंग के बीच का रिलेशन है कि हमारा जो आइसोलेशन है वो हमारा डायरेक्टिविटी और कपलिंग का सम है, ये हमें याद रखना है बस। तो आइसोलेशन इज आई इक्वल टू डी प्लस सी, ठीक है। तो आई डी सी के बीच में रिलेशन, जो डायरेक्शनल कपलर के लिए अगर पूछ रहा है रिलेशन आई डी और सी के बीच में, तो आई इक्वल टू डी प्लस सी। अब थोड़ा ये डिटेल की बात है कि डायरेक्शनल कपलर होता है, इसके चार ये दो पोर्ट हैं और चार इसकी लाइनें हैं, तो P1 P2 P3 P4 है। तो अगर ये बात करें कि ये आई क्या है, आइसोलेशन क्या है, तो ये इसी तरीके से बनाया हुआ है कि आइसोलेशन हमारा P4 और P1 के बीच का रेशियो है। इसी तरीके से हमारा जो डायरेक्टिविटी है वो P3 और P4 के बीच का रेशियो है, और इसी तरीके से हमारा जो कपलिंग है वो P1 और P3 के बीच का रिलेशन है। ये रेशियो दिए हैं इनके जो भी होते हैं। इसको निकालेंगे कैसे, मान लो D निकालना डायरेक्टिविटी, तो माइनस लिखेंगे -10 ऑफ लॉग, ये हमें dB में वैल्यू देगा, तो P4 अपॉन P3, P4 अपॉन P1 और P3 अपॉन P1, यहाँ पे P2 कहीं नहीं आता है। ये थोड़ा डिटेल में वो डायरेक्शनल कपलर कुछ इस तरीके का होता है। तो हमारा आइसोलेशन है डायरेक्टिविटी प्लस कपलिंग का सम। उसके बाद बात करते हैं 74 की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी यूज एज अ डोपेंट इन माइक्रोवेव डिवाइसेज। तो माइक्रोवेव डिवाइसेज के अंदर अगर हम बात करें डोपेंट की, तो कौन कौन से मटेरियल हमारा डोपेंट की तरह यूज होते हैं, तो कॉपर, एल्युमिनियम हमारा एज अ डोपेंट हम यूज़ कर सकते हैं, तो कॉपर और एल्युमिनियम किसके अंदर, माइक्रोवेव डिवाइसेस के अंदर एज अ डोपेंट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है बात 75 की। नेक्स्ट 75 है हमारा, ये कह रहा है कि नेम द रीजन इन विच गैलियम आर्सेनाइड एलईडीज एमिट रेडिएशन। तो गैलियम आर्सेनाइड की जो एलईडी होती है वो इंफ्रारेड हमारी इंफ्रारेड में रेडिएशन देती हैं। तो ये याद रखना है, जब हम गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम को यूज़ करते हैं तब वो हमारा कलरफुल कलर देती है, और बाकी और भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर से देता है। अच्छा, ये कैसे होती है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम। और जो हमारा केवल सिलिकॉन, केवल जर्मेनियम, वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से हम एलईडी नहीं बना सकते। तो गैलियम आर्सेनाइड की अगर सिर्फ बात करें तो वो हमारा इंफ्रारेड रीजन में हमें लाइट देती है। उसके बाद गन डायोड की बात कर रहा है कि गन डायोड हमारा कैसा होता है, तो उसकी बात हो रही है विद रेस्पेक्ट टू उसके रेजिस्टेंस रीजन की। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है हमारा गन डायोड, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। उसके बाद बात हो रही है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या है, इज़ा, तो हमारा लो पावर जनरेटर है, एक तरीके का जनरेटर है बट लो पावर को जनरेट करता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ये हो गया। उसके बाद बात कर रहा है पी आयोन डायोड की। तो ये सब अभी इसमें शॉर्ट में है, एक एक क्वेश्चन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का, गन डायोड का, जो भी पास में पूछे गए, जैसे DMRC में ये पूछे हैं, तो ऐसे एग्जाम्स में उनका मतलब उनका फेवरेट होता है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि गन डायोड इज अ डैश 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 और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज अ ये, तो इस तरीके से पूछता है। तो यहाँ पे भी यही पूछा है कि पी आयोन डायोड इज फ्रिक्वेंटली यूज एज अ, तो पी आयोन डायोड को हम एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, बड़ा सा क्वेश्चन है कि फॉर अ गन डायोड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्टिव ड्रिफ्ट रीजन इज, ये में ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी VD, एंड द एक्टिव रीजन इज ये, मतलब दो अलग अलग रीजन से दिया है, एक्टिव ड्रिफ्ट रीजन से और एक्टिव रीजन से। द क्रिटिकल वोल्टेज ऑफ द डायोड इज, क्रिटिकल फील्ड दी है, क्रिटिकल वोल्टेज पूछा है। तो देखो वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू E इंटू डी वेद, V इक्वल टू E इंटू डी। ई हमको ये दिया है, क्रिटिकल फील्ड वो आखिरी में लिख के दिया है, तो ये हमने E लगाया 3.2 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 3.2 किलो वोल्ट दिया है। अब यहाँ पे क्या लगाना है, क्योंकि हमें एक्टिव रीजन की बात हो रही है, तो एक्टिव रीजन के अंदर जो ये है डिस्टेंस, ये तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, एंड द एक्टिव रीजन की डिस्टेंस है, ये यहाँ पे लिखना वो कर गया है। तो ये डिस्टेंस ये है, इसकी यूनिट से देखो, हमेशा यूनिट से चीज़ को पहचानो।
ये हमारी डिस्टेंस बता रहा है, ये 10 × 10⁻⁻⁴, इसको हमने डिस्टेंस में लगा दिया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था इतने लंबे क्वेश्चन का, सीधे से V = ED, E को लिखना है, D को लिखना है, और जो निकलेगा वो हमारा वोल्टेज निकलेगा। ये हमारा 3.2 वोल्ट निकला है आंसर। उसके बाद और बात करते हैं कि 80 में क्या पूछ रहा है, कंसिडर अ गन ऑसिलेटर तो इन विच डायोड इज ऑपरेटेड इन अ ट्यूनेबल रेजोनेंट सर्किट। तो एक डायोड को ट्यूनेबल रेजोनेंट सर्किट में ऑपरेट करते हैं। तो पूछ रहा है कि वाई द सैंपल लेंथ ऑफ द गन डायोड इज नेगेटिव कंडक्टेंस। यहाँ पे सीधे से पूछ रहा है कि लेंथ जो गन डायोड की है वो हमारा इज मेंटेन इन द नेगेटिव कंडक्टेंस स्टेट। तो जो लेंथ है वो नेगेटिव कंडक्टेंस स्टेट में क्यों मेंटेन करी जाती है ये पूछ रहा है। टू प्रोवाइड LSA मोड, तो एक मोड होता है LSA मोड, LSA मोड को देने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, LSA मोड को प्रोवाइड कराने के लिए हमारा जो लेंथ है गन डायोड की वो नेगेटिव कंडक्टेंस स्टेट में हमारी मेंटेन करी जाती है। तो इतना सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद बात आता है 81 पे कि रीजन फॉर सुपीरियर हाई फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस ऑफ अ मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। तो एक मेटल सेमीकंडक्टर डायोड है हमारा, शॉर्ट की डायोड हमारा मेटल सेमीकंडक्टर डायोड होता है। जो हमारा शॉर्ट की डायोड होता है वो हमारा मेटल सेमीकंडक्टर डायोड ही होता है। उसमें क्या होता है, इधर तो हमने पी जंक्शन लगाया है और इधर हमने ये मेटल लगाया है। मेटल हम गोल्ड और कॉपर सिल्वर ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट की डायोड भी अपने आप में एक मेटल सेमीकंडक्टर डायोड ही होता है। तो रीजन फॉर सुपीरियर हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस, तो वो पूछ रहा है कि रीज़न क्या है, मतलब सुपीरियर हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस होने का एक मेटल सेमीकंडक्टर डायोड के, वो रीज़न ये है, रीज़न हमको बताना है। तो रीज़न है कि नो माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज इफेक्ट इन मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। क्योंकि यहाँ पे हम डायोड को लेते कैसे, थोड़ा सा हम और करेक्ट करूँ तो यहाँ पे जैसे हमने मेटल ले लिया, यहाँ पे मेटल ले लिया और यहाँ पे केवल N टाइप का सिलिकॉन या N टाइप जर्मीनियम ले रहे हैं, मतलब यहाँ PN जंक्शन नहीं है, केवल एक इधर है एक इधर है, जो हमारा नॉर्मली जो P और N होता था उसके कंपैरिजन में। तो ये चीज़ है। अब जब ये चीज़ है तो यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं है, तो नो माइनॉरिटी कैरियर। अब कोई माइनॉरिटी कैरियर नहीं है तो उसी का हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो यही लिख रहा है कि नो माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज इफेक्ट इन मेटल सेमीकंडक्टर डायोड, मतलब माइनॉरिटी कैरियर से रिलेटेड चीज़ यहाँ है ही नहीं, इस वजह से ये हमारा बेटर परफॉर्मेंस देता है, ये बात है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मोस्ट पावरफुल सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइसेज। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइस होती है हमारी इम्पेट डायोड, IMPATT डायोड हमारा मोस्ट पावरफुल सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है। उसके बाद बात करते हैं 82 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल। तो माइक्रोवेव सिग्नल की डिटेक्शन के लिए हमारा शॉर्ट की बैरियर डायोड, जो हमने ऊपर अभी देखा था, जो मेटल सेमीकंडक्टर डायोड होता है, तो वो बेस्ट हमारा सूटेबल होता है, मोस्ट सूटेबल होता है अगर हमको माइक्रोवेव सिग्नल को डिटेक्ट करना है तो। उसके बाद बात करते हैं 83 की कि विच डिवाइस इज सूटेबल फॉर हायर ऑर्डर RF फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो हायर ऑर्डर और RF फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर की तरह हम किस डिवाइस को हम यूज़ कर सकते हैं, तो स्टेप रिकवरी डायोड को हम इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा नया टाइप का डायोड है। तो स्टेप रिकवरी डायोड से हम हायर ऑर्डर RF फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर बना सकते हैं। उसके बाद 86 आता है कि 3 पोर्ट सर्कुलेटर इज, तो 3 पोर्ट का सर्कुलेटर हमारा क्या होता है, इज, तो नॉन रेसिप्रोकल होता है, मैच्ड होता है। ये चीज़ें याद रखनी कि ये नॉन रेसिप्रोकल होता है और मैच्ड होता है। ये अनमैच्ड, मैच्ड, रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि 3 पोर्ट का सर्कुलेटर हमारा कैसा होता है, तो वो नॉन रेसिप्रोकल है और वो मैच्ड है, ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म इज। तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म की बात करें तो इस फाउंड इन कहाँ मिलता है, तो हमारा गन डायोड में मिलता है। हमने ये सब पढ़े, मॉसफेट, टनल डायोड, गन डायोड, इम्पेट। तो हमारा गन डायोड के अंदर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म मिलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके पहले ये 3 पोर्ट वाला एक बार और रिवाइज करते हैं कि जो 3 पोर्ट सर्कुलेटर होता है हमारा नॉन रेसिप्रोकल और मैच्ड होता है। उसके बाद ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म हमारा कहाँ यूज होता है, गन डायोड में यूज होता है। अब देखते हैं 84, द ग्राफ बिलो शोज ऑपरेटिंग लोड लाइन एंड द IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ शॉर्ट की डायोड। इस शॉर्ट की डायोड की बात हो रही है। एट लो डिफरेंट RF पावर लेवल्स अंडर इट इज बायस कंडीशन RF रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। तो इसके अंदर में हमें मतलब इस बायस कंडीशन के अंदर में हमें बायस रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो, या RF रेजिस्टेंस पूछ रहा है, RF रेजिस्टेंस पूछ रहा है अंडर दिस बायस कंडीशन क्या होगा, तो इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ RF पावर लेवल।
तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी पावर लेवल बढ़ेगी। पावर लेवल किसकी? RF पावर लेवल। तो ये कंक्लूजन है इसका कि RF पावर लेवल जैसे जैसे बढ़ेगी वैसी वैसी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ये हमारा जो है RF रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी हमारा कैसे RF रेजिस्टेंस है। तो RF रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ RF पावर लेवल। ये हो गए, ये सारे ही हो गए लगभग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। ये कह रहा है कि व्हेन अ प्लेन वेव traveling in a free space is incident normally on a medium having relative permittivity epsilon is equal to 4। तो एक प्लेन वेव है जो फ्री स्पेस में जा रही है और एक मीडियम पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, और रिलेटिव परमिटिविटी हमें दी है एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 4.0। द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिटेड इनटू द मीडियम इज। तो ये सीधे से कह रहा है कि अगर वेव है, ये मीडियम, ये वेव है, इसमें जा रही है, इसमें टकरा रही है, तो पावर इसमें कितनी ट्रांसमिट हो जाएगी और कितनी फिर अपने संग लेके निकल जाएगी। तो जो पावर इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी वो पावर हमें बतानी है, पावर। ओके तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे T इज ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 2 प्लस ईटा 1। एक बार ये माइनस, एक बार ये प्लस। अब इसको और एक्सपेक्ट कर लेंगे तो ये म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और जो ये 1 वाला होगा यहाँ पे कोई रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है, जो बेसिक केस होता है उसको ले रहे हैं। बस ये पहले ईटा 2 और ईटा 1 में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम एप्सिलॉन आर को यूज़ कर रहे हैं, बाद वाले में एप्सिलॉन आर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही नीचे एप्सिलॉन आर को यूज़ कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे, बीच में प्लस, यहाँ माइनस। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टी जो होता है ये 1 माइनस हमारा क्या बन जाएगा रूट एप्सिलॉन आर और 1 प्लस रूट एप्सिलॉन आर। तो इसमें 4 लगा देंगे उसकी वैल्यू जो हमें गिवन है, तो ये हमें दे देगा -1/3। अब -1/3 का यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज़ करना है मॉड, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो 1/3 को लेना है। अब यहाँ पे पीटी का फॉर्मूला होता है जो पावर ट्रांसमिटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि पीटी हमारा होता है 1 माइनस ये जो टाउ होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, इसका स्क्वायर, बाहर नहीं, तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है असल में, ये टी बोलो या इस तरीके से इसको लिखो, तो इसका स्क्वायर, तो ये यहाँ करना है। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का और स्क्वायर, तो इससे ये हमें दे देगा 8/9 वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/9। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ये वैल्यू रखनी है 1 माइनस रूट एप्सिलॉन आर 1 प्लस रूट एप्सिलॉन आर, जो एप्सिलॉन आर हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ से हमें वैल्यू निकाल के आनी है, तो ये टाउ निकलेगा, फिर हमें ये पी टी इक्वल टू 1 माइनस टाउ का स्क्वायर लगाना है। तो जितनी पावर हमारी उसमें ट्रांसमिट हो गई, उस मीडियम में चली गई, तो वो पावर हमें यहाँ से पता चलेगी। अच्छा ऊपर 92 में देखते हैं कि इन डायरेक्शनल कपलर, हमने जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि आइसोलेशन इज इक्वल टू कपलिंग प्लस डायरेक्टिविटी, तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि आइसोलेशन इन डीबी इक्वल्स कपलिंग प्लस डायरेक्टिविटी, तो ये सेम वही चीज़ की बात कर रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि आई इज इक्वल टू सी प्लस डी या डी प्लस सी। तो ये 92 इसी में चला गया। उसके बाद बात करते हैं 89 की, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर ऐसा होता है कि उसमें हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहती है, तो इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन की वो फ्लक्चुएट नहीं करती। तो केवल ऐसा ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर ही ऐसा ऑसिलेटर होता है, बाकी में फ्लक्चुएट हमारी कर जाती है, यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं करती। तो जब इस तरीके का हमें काम चाहिए कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो कांस्टेंट रहे, तो हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं। फिर क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर की बात करते हैं कि इसके अंदर जो इनपुट कैविटी होती है वो हमारी बंचर होती है और आउटपुट कैविटी हमारी कैचर होती है। तो कैचर होगी आउटपुट की, तो इनपुट वाली हमारी क्या होगी, बंचर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ बात कर रहा है यूनिट ऑफ डेल क्रॉस एच। ओके, ये यूनिट हमें बतानी है। तो एच क्या होता है MMF अपॉन L, तो इससे क्या निकलेगा एम्पेयर और इंटू ये टर्न अपॉन L, तो ये हमारा सीधे सीधे एम्पेयर पर मीटर आ गया। N की तो नंबर की कोई यूनिट नहीं है, तो एम्पेयर अपॉन हमारा L है तो वो लेंथ आ गई, तो एम्पियर अपॉन लेंथ आ गई या फिर एम्पियर अपॉन मीटर आ गई। तो सीधे से डेल क्रॉस एच की क्या हो जाएगा MMF अपॉन L होता है, तो MMF हमारा A इंटू N होता है, तो ये A अपॉन L आ गया, तो सीधे से डेल क्रॉस एच की यूनिट आ गई एम्पियर अपॉन मीटर। फिर बात करती है, ये 93 तक हो गया है। 91 की बात कर रहा है कि पी-आयन डायोड इज, तो उसको हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये स्विचिंग डिवाइस की तरह हम यूज़ करते हैं उसको, तो सूटेबल फॉर यूज एज अ माइक्रोवेव स्विच। जब हम उसको एज अ माइक्रोवेव स्विच यूज़ करना है तो हम पी-आयन डायोड को तब इस्तेमाल करेंगे।